हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 6 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आपको कोई भी पीडीएफ्स अगर डाउनलोड करने होते हैं इन वीडियोस से रिलेटेड तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पर ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च करना है। ये इमेज आप ज़रूर से देखिएगा। ये इमेज का जो भी चैनल होगा आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सभी पीडीएफ्स वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। सबसे पहला आर्टिकल हमारा शू इन्फेक्शन से रिलेटेड है। शू की स्पेलिंग XOO है, याद रखिएगा। शू इन्फेक्शन जो है यहाँ पर हाल फिलहाल में सेंटर फॉर प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी मतलब कि CPMB के कुछ चुनिंदा साइंटिस्ट ने एक नया मैकेनिज्म अनकवर किया है जिसके अंदर उनको ये पता चला है कि एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है शू। ये राइस के पौधों के साथ इंटरेक्ट करता है और उनको डिसीज्ड बना देता है। उनके डिसीज का कारण ये शू बैक्टीरियम है। बात करते हैं इसकी कि ये भाई ऐसा क्या हो गया जो ये राइस के प्लांट्स को बैक्टीरिया डिसीज कर दे रहा है। आपने बैक्टीरियल ब्लाइट का नाम सुना होगा। बैक्टीरियल ब्लाइट का क्या मतलब होता है? कोई भी अगर हरी पत्ती है वो धीरे धीरे आप देखोगे ऐसा लगता है कि पत्ती सूख गई और भूरे रंग की हो गई, है ना। तो ऐसा जब पूरा पत्ती भूरा हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट। उसी के पीछे का ये एक रीज़न है। उसके पीछे जो बैक्टीरिया कॉजिंग है वो है सू, ठीक है। ये भी लीफ ब्लाइट बैक्टीरिया के मतलब बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इससे हो जाता है। सू जो है वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। हालांकि ये जो टर्म है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि काफ़ी कठिन है। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने की कोशिश की। वो कुछ ग्राम के बैक्टीरिया पर टेस्ट करते हैं, कुछ वॉयलेट स्टेन्स निकल कर आते हैं जो कि यहाँ पर इस बैक्टीरिया से नहीं निकलते हैं, इसीलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोल दे रहे हैं, जो कि हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। चूँकि लिखा है तो आपके मन में भी आशा जगेगी और आप खोजने जाएंगे। इससे अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिक कंसर्न वही है भाई कि अब पूरे विश्व भर में जितने भी ये चावल की खेती हो रही है इसका यील्ड जो है वो कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो प्रॉब्लम आ जा रही है। बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की। तो आपको पता है लीफ शीथ होता है, मतलब ये डंडी जहाँ से स्टार्ट होती है पत्तियों की, वहाँ से ये फैलना स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे पूरे पत्तियों में ये फैल जाता है। और ये बीमारी जो है ना एक पेड़ से दूसरे पेड़ के लिए पानी के माध्यम से भी जा सकती है, हवा से भी जा सकता है, पानी से भी जा सकता है। चूँकि हमें पता है कि जब भी राइस पैडीज़ की बात करते हैं तो वो पूरा का पूरा रीजन फ्लडेड होता है, मतलब कि वहाँ पर पानी खूब बढ़िया, मतलब आपको भी पता होगा ना चावल की खेती में हम लोग पानी से उसको डुबो देते हैं। तो पानी बहुत ज़्यादा है, एक पेड़ से दूसरे पौधे तक, मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे तक खूब आराम से पहुँच जाएगा। ये उनके जड़ों में पहुँच जाता है, उनकी पत्तियों को अफेक्ट कर देता है, हवा से भी फैलता है। और केवल चावल के ही पौधे नहीं बल्कि आसपास के और भी जो पौधे होते हैं उनको भी अफेक्ट कर देता है ये। तो इसीलिए खतरनाक तो है ये जू इन्फेक्शन। प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? सबसे कॉमन मेथड अभी तक लोग यही बता रहे हैं कि हम लोग एक ऐसी राइस की वैरायटी निकालें जिसमें हम उसके जीन्स को थोड़ा मॉडिफाई कर दें और वो उसको हम बना देते हैं सू रेसिस्टेंट, जिससे सू नहीं होगा, तभी जाके इसका इलाज हो पाएगा। अब एक नया अप्रोच ये आया इसमें, जो अभी हम बात कर रहे थे ना सेंटर फॉर प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये एक्चुअल में हैदराबाद के ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के ये वाली बात हो रही है उसके अंदर में। तो यहाँ का जो सेंटर फॉर प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, यहाँ के साइंटिस्ट ने एक नया मेथड ईजाद किया। इन्होंने बोला कि भाई ये जो सू बैक्टीरियम है ना, इसी से कुछ मॉलिक्यूल्स डिराइव करते हैं, या फिर जो इन्फेक्टेड राइस सेल वॉल्स हैं वहाँ से कुछ हम मॉलिक्यूल्स डिराइव करते हैं और उसी से राइस को ट्रीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सेल्यूलेज है। सेल्यूलेज मतलब कि एक सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम है जो कि सू ही सिक्रेट करता है इनको। तो ऐसे जगहों मतलब इसको हम अप्लाई करते हैं और हम इसका इम्यून रिस्पॉन्स देखते हैं, तब समझ में आता है कि हाँ भाई फिर तो हम बच जाएंगे, फिर राइस के पौधे पर ये इन्फेक्शन नहीं आएगा। ये जो सेल्यूलेज प्रोटीन है इसके पास एक टिपिकल वैक्सीन काइंड ऑफ फीचर है जो कि राइस के पौधों को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसी से फिर उन्होंने बना लिया कि हम एक वैक्सीन डेवलप कर लेते हैं। अभी तक केवल और केवल हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन के साथ ही इसको हम लोग सही कर सकते थे। तो अब एक नया मेथड है, इसीलिए ये न्यूज़ में भी रहा था। राइस की बात करें, खारिफ क्रॉप है, 22 से 32 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, 150 से 300 सेंटीमीटर का रेनफॉल होना चाहिए, डीप क्लेई या लोमी सॉइल की ज़रूरत होती है इसको। आसाम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा के कोस्टल एरियाज़ में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन सब के कोस्टल एरियाज़ में, केरला, महाराष्ट्र, इवन उत्तर प्रदेश और बिहार वाले रीजन में भी हम राइस की पैदावार देख सकते हैं। बहुत सारे डिसीज़ होते हैं राइस को, केवल यही सू इन्फेक्शन ही नहीं है। जैसे एक शीथ ब्लाइट होता है, ये तो जैसे आपने लीफ ब्लाइट सुन लिया या फिर बैक्टीरियम ब्लाइट सुन लिया। शीथ ब्लाइट जो होता है वो फंगस के कारण होता है।
ये राइजोक्टोनिया सोलानी करके एक फंगस है, उसके कारण होता है। इसके अलावा ब्राउन स्पॉट है, ये भी एक फंगल डिसीज़ है, बहुत कॉमन है। टंगरो करके है, ये 2 वायरसेस कॉम्बिनेशन से होता है। ये बेसिकली लीफ होपर होते हैं ना, उनसे ट्रांसमिट होता है। एक आता है बेकानी, ये एक फंगल डिसीज़ है। ये भी ब्लास्ट में भी फंगस कारण ही है। मैग्नापोर्थे ऑर्जे नाम है इसका। हालांकि ये सब नाम तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप समझ लीजिए कि यहाँ ब्राउन स्पॉट, टंगरो, बेकाने, ब्लास्ट, दीज आर इन न्यूज़। तो पूछेगा कि हाँ ये किससे रिलेटेड है, तो आप बताएंगे कि हाँ ये सब राइस के इन्फेक्शन से रिलेटेड है। फिर हम बात कर रहे थे हर बार सेंटर फॉर प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CPMB की। 1990 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इसीलिए कि भाई जितने भी प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले साइंस होते हैं ना, आप इस पे आराम से छानबीन करो, रिसर्च करो। इसके 7 सेंटर्स हैं एक्सेलेंस के। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ही सारे फाइनेंशियल असिस्टेंस इन 7 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस को CPMB के प्रोवाइड करता है। अभी फिलहाल प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें तो हमारे देश में ये वन ऑफ द लीडिंग सेंटर्स है, जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस पर प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ाई करता है। अगला आर्टिकल हमारा शौर्य मिसाइल से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में सक्सेसफुली न्यूक्लियर कैपेबल शौर्य मिसाइल को ओडिशा के कॉस्ट से सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया। यहां पर आपको यह समझना होगा कि शौर्य मिसाइल जो है वो सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसी का एक दूसरा वेरिएंट था, एक्चुअल में आपने सागरिका का नाम सुना होगा। सागरिका शॉर्ट रेंज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल था, SLBM है, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल K-15 सागरिका। इसी का लैंड वर्जन है, लैंड वेरिएंट है, जिसका नाम है शौर्य। ठीक है, रेंज इसकी लगभग वही 750 किलोमीटर की है। पेलोड 200 से 1000 kg का पेलोड ये मारक क्षमता अपने साथ ले जा सकता है। ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल के मिसाइल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका जो कोड नेम है वो एक्चुअल में कलाम, मतलब कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से आया था। ये अरिहंत क्लास ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन्स से लॉन्च किए गए थे। इसके फीचर की बात करें तो ये कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम है, मतलब कि एक सिलेंड्रिकल शेप का डब्बा होता है, उसके अंदर मिसाइल सिस्टम का पूरा सिस्टम होता है। कहीं पर भी इसको लाद के ले जाओ और वहाँ से इसका यूज़ कर लो। तो शौर्य जो है, जैसे आजकल के मॉडर्न मिसाइल सिस्टम्स होते हैं, उसी तरीके से कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम है। छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, इस तरीके से इसके अंदर आराम से स्टोर किया जा सकता है, इसी से ऑपरेट किया जा सकता है। ये जो भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होते हैं ना, कि हमने शौर्य मिसाइल छोड़ी और सामने वाले देश ने या फिर किसी और ने, जो भी हमारे विरोधी पार्टी हैं, उन्होंने डिफेंस सिस्टम के तौर पर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डाल दिया, तो इसकी ना बहुत ज़्यादा मैन्यूवरेबिलिटी होती है। मतलब कि हम इसको तुरंत के तुरंत इसका पाथ चेंज कर सकते हैं, एक तरफ से दूसरे डायरेक्शन में लेके आ सकते हैं। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से ये लेस वल्नरेबल है, मतलब इसका असर थोड़ा कम होता है, क्योंकि ये इतना बढ़िया से हम इसको गाइड कर सकते हैं कि तुरंत इसका रास्ता हम चेंज कर देंगे। के फैमिली ऑफ मिसाइल्स की बात करें तो ये सभी प्राइमरीली सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल की बात होती है। SLBMS सारे के सारे हैं। इंडिजिनियसली डेवलप्ड किया गया है इनको DRDO के द्वारा, और ऐसे मिसाइल्स को 1990 से स्टार्ट किया गया था, और ये इंडिया को न्यूक्लियर ट्रायड बनाने में कंप्लीट कर रहे थे। न्यूक्लियर ट्रायड का वही मतलब है कि जल, वायु और थल, तीनों जगहों से हम मिसाइल्स को दाग सकते हैं। मतलब हम तीनों जगहों से अपने डिफेंस सिस्टम को इक्विप कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। इंडिया ने सक्सेसफुली डेवलप किया और बहुत सारे मल्टीपल टाइम्स इसके टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किए K4 मिसाइल सिस्टम का। रेंज 3500 किलोमीटर तक का है इस के फैमिली ऑफ मिसाइल्स का। अगला आर्टिकल हमारा न्यू कैलेडोनिया से रिलेटेड है। न्यू कैलेडोनिया फ्रेंच की एक्सटेंडेड टेरिटरी है। यहाँ पर एक रेफरेंडम हुआ था, और रेफरेंडम में ये बोलते हैं कि भाई हम फ्रांस से इंडिपेंडेंट नहीं चाहते हैं। ठीक है, इनको गए हम फ्रांस के साथ ही रहेंगे, मतलब ये है। तो ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, मैच द फॉलोइंग में आता है। ये न्यू कैलेडोनिया पूछ लिया कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो फ्रांस से रिलेटेड है। बात करते हैं कि न्यू कैलेडोनिया एक्चुअल में है कहाँ पर। आप सबसे पहले ये समझो कि ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से आप इतनी दूर जब आप आते हो तो यहाँ पर आपको मिलेनेशिया दिखता है। ये मिलेनेशिया का एक छोटा सा पार्ट है न्यू कैलेडोनिया। ठीक है, यहाँ पर आपको ये आइलैंड दिख रहा होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स, जैसे कि आप ये समझिए कि ये ऑस्ट्रेलिया से दूर है थोड़ा सा, यहाँ पर आप देख ही रहे हो। साथ ही साथ मेलेनेशिया सब रीजन का पूरा एक कंपोनेंट इसमें आ सकता है, जिसमें और भी बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जिसका नाम है ग्रैंड टेरे, लॉयल्टी आइलैंड, चेस्टरफील्ड आइलैंड, बेलेप आर्चीपेलागो, आइल ऑफ पाइन्स और छोटे छोटे दूसरे आइलैंड्स।
यहाँ पर आइलेट्स ये सारे जो होते हैं ये छोटे आइलैंड को हम बोलते हैं। जीलैंडिया का पार्ट भी है सेलेडोनिया। इसका सबसे लंबा जो रिवर है ना वो है दाहौत रिवर। न्यू सेलेडोनिया जो है कैलेडोनिया, इसका ओवरसी टेरिटरी स्टार्ट हुआ था 1946 में। 1998 में एक नाउमे अकॉर्ड साइन किया गया था। स्पेशल स्टेटस इसको प्रोवाइड करता है 1999 में। अगला आर्टिकल हमारा धौला सिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश हमीरपुर के अंदर में ये धौला सिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट को प्राइम मिनिस्टर ने हाल फिलहाल में इसके कंस्ट्रक्शन के लिए अनाउंस कर दिया है। 66 मेगावाट का ये हाइड्रो प्रोजेक्ट होगा। ये हिमाचल प्रदेश हमीरपुर में ब्यास रिवर है उसके ऊपर बनाया जा रहा है। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है ये। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि नदियों की धारा जब तक बहती रहती है तब तक इसके प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। लीन पीरियड में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पर 66 मेगावाट फिर प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। अगला आर्टिकल हमारा एयर इंडिया 1 से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में एयर इंडिया 1 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करता है। यूएस में गया था ये रेट्रोफिटिंग के लिए, ठीक है। रेट्रोफिटिंग के बाद 2 साल बाद अब ये वापस आ गया है। इंडिया का पहला वीवीआईपी प्लेन बनाया गया है ये। इसमें केवल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ट्रैवल करेंगे। ये बोइंग 777-300 ERS होते हैं। 2 ऐसे थे, उनमें से एक ये है जिसको एयर इंडिया की फ्लीट में शामिल किया गया था। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें मिसाइल वार्निंग सेंसर्स लगे हुए हैं। जब भी डिफेंस सिस्टम की बात करेंगे तो काउंटर मेजर्स डिस्पेंस करने के लिए पूरा स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। इसमें लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम लगाए गए हैं। सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स इसके अंदर बनाए गए हैं और इसको कोई आम पायलट नहीं चलाएंगे बल्कि इंडियन एयर फोर्स के जो होते हैं पायलट्स वो इसको ऑपरेट करेंगे, मतलब एयर इंडिया वाले इसमें नहीं रहेंगे। अगला आर्टिकल हमारा सीबीडी ऑयल से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में एक्टर के सुसाइड केस वाले कंट्रोवर्सी से ये एक और कंट्रोवर्सी रिलेटेड है कि क्या हमें सीबीडी ऑयल को इंडिया के अंदर में लीगलाइज करना चाहिए या नहीं, और इसके अलग अलग ओपिनियंस है सबके। सीबीडी ऑयल एग्जैक्टली कैनबिस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कैनबिस प्लांट आप सबको पता होगा। 2 मेन एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं इस कैनबिस प्लांट में। एक होता है कैनेबिडियोल जिसको हम लोग सीबीडी बोल रहे हैं, और एक डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल होता है जिसको हम लोग टीएचसी बोलते हैं। टीएचसी का जब हम कंजम्पशन करते हैं ना तो ही हम हाई फील करते हैं, मतलब तब हमें नशा होता है। जबकि सीबीडी जो है उसका अलग पर्पस है। सीबीडी से या फिर इसका किसी भी फॉर्म में इंटॉक्सिकेशन हम नहीं देख सकते या फिर हमें ये नशा नहीं देता है, बल्कि सीबीडी ऑयल जो है वो इसी कैनबिस प्लांट से ही हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसको हम लोग कोकोनट ऑयल या फिर दूसरे हेम्प सीड ऑयल में डाइल्यूट करने का काम करते हैं। बात करते हैं कि ये कैनेबिडियोल का क्यों हम इतना चर्चा में ले रहे हैं, इसका क्या यूज़ है आखिरकार। देखो, जब भी हम बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं या एंग्जाइटी होती है हमें, तो हमारे मेंटल फंक्शन को सही तरीके से काम करने के लिए हमें अपने ब्रेन में ये सिग्नल देना होता है ना कि हमें दर्द नहीं हो रहा है, तो ये ऐसे ही सिग्नल्स जनरेट करता है। ये हमारे केमिकल्स के ब्रेक डाउन को प्रिवेंट करता है ब्रेन के अंदर में, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारे हेल्थ के लिए बहुत सही है। साइकोटिक सिम्टम्स जिनको होते हैं वो भी रिड्यूस होता है। साइकोटिक सिम्टम्स जैसे कि स्किट्सोफ्रेनिया या फिर एपिलेप्सी के जो भी पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी ये एक वरदान जैसा साबित हो सकता है सीबीडी ऑयल। इसीलिए काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है ये कि इसको हमें लीगलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगला आर्टिकल हमारा मेदुका डिप्लोस्टेमॉन से रिलेटेड है। ये एक ट्री स्पीशीज़ है मेदुका डिप्लोस्टेमॉन। इसको ये माना जा रहा था ना कि ये एक्सटिंक्ट हो गया है, अब है नहीं। वापस से 180 साल बाद 180 ईयर्स के बाद केरला के कोलम डिस्ट्रिक्ट में एज ए सैक्रेड ग्रुप इसको रीडिस्कवर किया गया। तो अचानक से बिल्कुल हड़कंप मच गया कि भाई हम तो सोच रहे थे कि ये एक्सटिंक्ट हो गया, ये तो आ गया वापस से। तो साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि भाई यही है मेदुका डिप्लोस्टेमॉन। ये वेस्टर्न घाट का एक थ्रेटेंड स्पीशीज हुआ करता था। सबसे पहले इसको 1835 में इसके स्पेसिमेन को कलेक्ट किया गया था। 1835 में ये रॉबर्ट वाइट करके थे, एक सर्जन बॉटनिस्ट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। उन्होंने इसके स्पेसिमेन को थोड़ा सा कलेक्ट किया था। ये एक प्रकार का अभी जो फाइंड हुआ है वो एक मेच्योर ट्री है और अभी तक अपने आप में वन ऑफ इट्स काइंड है, क्योंकि एक ही इकलौता पेड़ ऐसा बचा हुआ है। एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है हमारे लिए और साइंटिफिक, इन्वायरमेंटल और कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंस ये स्पीशीज़ जो है वन ऑफ इट्स काइंड है, सिंगल लोकेलिटी में है, इसीलिए IUCN के रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है।
फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। शू इन्फेक्शन सीड बॉर्न फंगल डिसीज है? नहीं, सीड बॉर्न नहीं है, बल्कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिसीज है ये, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। शौर्य मिसाइल सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। अगला है न्यू कैलेडोनिया, जो कि साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है, तो बिल्कुल सही है। हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया के इधर साइड में, तो साउथ वेस्ट रीजन ही हुआ वो पैसिफिक ओशियन का, ट्रू स्टेटमेंट। धौलासिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट गोदावरी रिवर आंध्र प्रदेश में नहीं, ब्यास रिवर हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। मधुका डिप्लोस्टेमॉन रीडिस्कवर किया गया 180 साल बाद एक सैक्रेड ग्रुप में केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, ट्रू है। ये ओनली आईएएस की कुछ पेड इनिशिएटिव्स हैं जिनको आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं video.onlyias.in पर आके। इन इनिशिएटिव्स के अंदर में कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू यूपीएससी है, जिसका सेकेंड बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, और थर्ड बैच भी हाल फिलहाल में जल्द ही लॉन्च होगा। साथ ही साथ प्रीलिम्स और मेंस के कुछ अलग से बैचेस हैं और टेस्ट सीरीज़ हैं, जिसके अंदर आपको डीपीपी प्रोग्राम, डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा। आप video.onlyias.in पे या फिर dpp.onlyias.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के भी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।